कोरोना वायरस महामारी के बीच चीन अब अपनी आबादी बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। देश में बच्चों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनाई जा रही है। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार चीन में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है और इसी समस्या का हल निकालने के लिए बच्चा पैदा करने पर जोर देने का काम शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें कि चाइना डेली की रिपोर्ट के मुताबिक देश में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं अन्य देशों की तरह चीन भी अब तक कोरोना महामारी से मुक्त नहीं हो पाया है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक चीन में कोरोना वायरस से अब तक सिर्फ 4,364 लोगों की मौतें हुई हैं। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अब चीन उन कपल्स को आर्थिक सहायता देने जा रहा है जो अधिक बच्चे पैदा करेंगे। वहीं वाइस प्रेसिडेंट युआन जिन का कहना है कि आबादी से जुड़ी बेहतर नीति पेश की जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के बावजूद चीन इसलिए बच्चा पैदा करने पर जोर दे रहा है ताकि आगे चलकर देश में युवाओं की कमी ना हो, क्योंकि चीन में लोगों के बुजुर्ग होने की रफ्तार काफी अधिक है। लेकिन चीन अपने देश की आबादी में तमाम उम्र के लोगों का अनुपात बेहतर रखना चाहता है। पिछले साल के आखिर में 60 या इससे अधिक उम्र के लोगों की आबादी चीन में 18.1% थी। 1978 में चीन ने एक बच्चे की नीति का ऐलान किया था। इस नीति का उल्लंघन करने वाले कपल्स पर जुर्माना लगाया जाता था और फिर उन्हें रोजगार से भी वंचित होना पड़ता था। कई बार जबरन अबॉर्शन भी करवाए जाते थे। तब चीन का लक्ष्य देश में गरीबी को कम करना था, क्योंकि चीन की आबादी तेजी से बढ़ रही थी। 2015 में चीन ने इस नीति में छूट देने की घोषणा की थी। अब एक बार फिर से चीन लगातार आबादी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। समझ से परे कि चीन में जनसंख्या विस्फोट तेजी से हो रहा है, बावजूद इसके चीन लगातार आबादी क्यों बढ़ा रहा है? भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के बिगड़ते हालात पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और असम में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर चिंता जताई। सरकारों से गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। इस मामले में अब सुनवाई शुक्रवार को फिर से होनी है। वहीं दिल्ली में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित दिखा। कहा कि दिल्ली में पिछले 2 हफ्तों में हालात काफी बिगड़े हैं। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाले बेंच ने खराब कोविड-19 की स्थिति को गुजरात और दिल्ली सरकार की जमकर खिंचाई की। इस दौरान बाकी राज्यों से भी रिपोर्ट मांगी गई है। कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो दिसंबर में स्थिति बहुत बुरी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मामलों के बढ़ने के बावजूद शादियों और समारोहों के लिए दी गई इजाजत पर गुजरात सरकार की खिंचाई की। सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी राज्यों को उनके द्वारा उठाए गए कदमों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। इसके अलावा क्या कुछ कदम उठाए जाने हैं और कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र से आवश्यक मदद को लेकर भी सरकारों से जवाब मांगा गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस से हालात बिगड़ रहे हैं। यहाँ पर कोरोना केस 5.29 लाख के पार हो चुके हैं। कोरोना वायरस के मामले दिल्ली सरकार द्वारा तमाम कोशिशों के बावजूद रुक नहीं रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में लगातार कोविड के मामलों में इजाफा हो रहा है। साथ में देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहाँ रविवार को 5,753 नए मामलों के साथ अब कुल मामले 17.8 लाख को पार कर गया है। गुजरात में कोरोना वायरस के मामलों में हाल में बढ़ोतरी देखी गई है। राज्य सरकार को अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा जैसे शहरों में रात में कर्फ्यू लगाने के लिए मजबूर किया है। विजय रूपानी सरकार ने अब तक सभी स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने का फैसला नहीं किया है। देखने वाली बात यह होगी कि राज्य सरकारें कोरोना पर कैसे नकेल कस पाती हैं। आपकी स्क्रीन पर जो एएसआई दिख रहा है, इसका नाम है राजवीर सिंह। और जिस राजवीर सिंह ने कभी दिल्ली पुलिस का मान बढ़ाया था, उसी राजवीर सिंह ने दिल्ली पुलिस का सिर नीचा कर दिया है। दरअसल बहादुरी के लिए गैलेंट्री अवार्ड विजेता एएसआई राजवीर सिंह कारोबारी से रंगदारी मांगने का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने हौज खास में रियल एस्टेट कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल उसे निलंबित कर दिया है और बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि राजवीर सिंह पीड़ित कारोबारी को मामा कहता था और पिछले 15-16 सालों से उसके घर आना जाना था। वहीं इस मामले में 4 बदमाश पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार हौज खास में रहने वाले रियल एस्टेट कारोबारी से अज्ञात शख्स ने 28 जून को फोन कर रंगदारी मांगी थी। फोन करने वाले ने खुद को गैंगस्टर प्रमोद उर्फ काला बताया था और रंगदारी नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी।
हौज खास थाना अध्यक्ष अक्षय कुमार की देखरेख में एसआई महिपाल सिंह की टीम ने जांच शुरू की तो पता लगा कि जिस मोबाइल फोन से कॉल की गई थी वो रोहतक निवासी राम मूर्ति से 27 जून को छीना गया था। रंगदारी के लिए राम मूर्ति के ही सिम का इस्तेमाल किया गया था। सिम को दूसरे मोबाइल सेट में डालकर रंगदारी के लिए कॉल किया गया था। ये फोन मुकेश ने सावन से लेकर हरियाणा के गैंगस्टर प्रमोद उर्फ काला को दिया था। पुलिस ने इस मामले में सावन, मुकेश और सनी उर्फ शूटर को जुलाई की शुरुआत में ही गिरफ्तार कर लिया था। रोहतक पुलिस ने बाद में प्रमोद उर्फ काला को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि हौज खास पुलिस प्रमोद उर्फ काला को रोहतक जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई। पूछताछ में उसने रियल एस्टेट कारोबारी से रंगदारी मांगने की बात कबूल भी की। इस काम को करने के लिए एएसआई राजवीर सिंह ने कहा था। मोबाइल सर्विलांस से यह भी साबित हो गया। एएसआई झज्जर हरियाणा निवासी गैंगस्टर प्रमोद से लगातार बात कर रहा था। 14 जुलाई को राजवीर ने पीड़ित परिवार से इस बारे में बात की थी और रंगदारी देने के लिए समझाया था। गैंगस्टर प्रमोद को पीड़ित परिवार का मोबाइल नंबर भी राजवीर ने ही दिया था और यह भी कहा था कि रंगदारी न मिलने पर कारोबारी के बेटे की कार पर फायरिंग कर दे। पीड़ित परिवार को भी राजवीर पर संदेह हुआ। इसके बाद एसआई महिपाल की टीम ने एएसआई को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल राजवीर सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके अलावा जल्द ही उसे बर्खास्त करने और उससे गैलेंट्री मेडल लेने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। यूपी के गोरखपुर में आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पूरा मामला तिवारीपुर थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर इलाके का है, जहां किराने की दुकान से भारी मात्रा में नकली शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। दरअसल आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि नरसिंहपुर में एक व्यक्ति अपने घर में ही नकली शराब बनाने का कारोबार करता है। इसके अलावा ब्रांडेड शराब के ढक्कन भी तैयार किए जाते थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची टीम ने हजारों की संख्या में देसी शराब की बोतलों के ढक्कन, 300 से अधिक ब्रांडेड अंग्रेजी शराब की बोतलों के ढक्कन और 3 बोतल खुली नकली शराब बरामद की। आबकारी टीम के मुताबिक 5 लाख रुपए से ज्यादा की नकली शराब बनाने की तैयारियां थीं और अगर ऐसा हो जाता तो गोरखपुर के आसपास के जिलों में भयंकर त्रासदी हो सकती थी। हम लोग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नरसिंहपुर में कोई व्यक्ति है जो अवैध रूप से जो है नकली शराब बनाता है और नकली शराब के ढक्कन वगैरह जो है सप्लाई करता है। तो उसी की सूचना पर आज हम लोग सुबह वहाँ पे दबिश किए हैं, करीब सुबह 9 बजे के आसपास। तो वहाँ पर एक व्यक्ति है प्रमोद कुमार और पुत्र, उसके पिता का नाम है राधे श्याम। उसकी जो है किराना की दुकान है, उसी में उसका मकान भी है जिसके अंदर वो रहता है। तो वहाँ पे हम लोग दबिश किए तो उसके घर से करीब जो है हम लोग को 8000 देसी शराब के ढक्कन, करीब 350 जो है विदेशी शराब के ढक्कन, जिसमें इंपीरियल ब्रू ब्रांड के, मैकडॉवेल ब्रांड के और जो है आरएस ब्रांड के ढक्कन मिले हैं। आबकारी टीम ने नकली शराब बनाने के मामले में जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसका नाम प्रमोद कुमार है और वो किराने की दुकान की आड़ में नकली शराब का धंधा किया करता था। पुलिस के मुताबिक प्रमोद कुमार गुड्डू मंझवार के कहने पर नकली शराब बनाता था। अब आबकारी विभाग इस बात की जांच करने में जुटा है कि ये नकली शराब कहां-कहां सप्लाई की जाती थी। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई को इसलिए भी खासा अहम माना जा रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले ही प्रयागराज में जहरीली शराब के चलते 6 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद क्षेत्र में कोहराम मच गया था। नकली शराब के कारोबार की बात करें तो नकली शराब के कारोबारी मोटे मुनाफे के लिए लोगों की जान से तो खेलते ही हैं, सरकार को भी बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में इनके गिरेबान तक कानून के हाथ पहुंचना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान आए दिन भारतीय सीमा के जरिए अपने आतंकियों को भेजने के लिए नए नए तरीके आजमाता रहता है, क्योंकि उसका एक ही टारगेट है कि वो कैसे भी करके जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता रहे। दरअसल जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गांव रिसाल में पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश करते हुए एक सुरंग का पता लगाया गया है। दावा किया जा रहा है कि इसी सुरंग से 3 दिन पहले नगरोटा के बन टोल प्लाजा में मारे गए जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकी घुस आए थे। सुरंग को बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के गश्ती दल ने खोजा है।
जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने सुरंग के जरिए और आतंकियों को भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ से इनकार नहीं किया है। वहीं जम्मू बीएसएफ फ्रंटियर पुलिस के महानिरीक्षक NS जामवाल का कहना है कि टनल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गांव रिगाल के पास मिली है, जो जीरो लाइन के पास है। आपको बता दें 19 नवंबर को नगरोटा के बन टोल प्लाजा में मारे गए आतंकियों से मिले स्मार्टफोन और सैटेलाइट फोन को खंगाला तो इनकी लोकेशन का सही पता लगा। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि चारों आतंकी 18 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। करीब 12:30 बजे चारों आतंकी जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जतवाल पहुंचे, जो आईबी से करीब 8 किलोमीटर दूर है। वहां से चारों ट्रक में सवार हुए। लोकेशन से सारी तस्वीरें साफ होने के बाद पुलिस टीम ने बीएसएफ के अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद सरहद से सटे गांवों को खंगाला तो दोपहर करीब 12 बजे रिगाल गांव में सुरंग का पता चला। आपको बता दें कि सुरंग का एक मुहाना भारतीय क्षेत्र में है, जिसका व्यास लगभग 3 फीट है, जबकि दूसरा मुहाना पाकिस्तान की तरफ है। सामने पाकिस्तान की भूरा चक्र चौकी है। सुरंग के अंदर की गोलाई करीब 2.5 फीट है। मिट्टी न धंस सके, इसके लिए सुरंग के दोनों तरफ लकड़ी के फट्टे लगाए गए हैं। ऐसा लगता है कि सुरंग का निर्माण कुशल इंजीनियरों ने किया है, जिससे इसका इस्तेमाल 12 महीने घुसपैठ के लिए किया जा सके। वहीं सुरंग के निर्माण के दौरान घुसपैठ के दौरान मिट्टी धंसने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। ये टनल जमीनी सतह से करीब 25 फीट नीचे है। इसके अंदर फट्टों के अलावा पॉलीथीन शीट्स का भी प्रयोग किया गया है, ताकि इसमें बरसात के दिनों में पानी का रिसाव ना हो। यह सुरंग हाल फिलहाल में बनाई गई है। टनल के मुहाने पर मिट्टी व रेत से भरी बोरियां लगाई गई। बोरियों पर एंग्रो और सब एंग्रो बैग यूरिया खाद मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान उर्दू में लिखा है। इन बोरियों में कासिम कराची केमिकल भी लिखा हुआ है, जिससे साफ होता है कि सारी हरकत पाकिस्तान ने की। और इसी के साथ पाकिस्तान का एक बार और चेहरा बेनकाब हुआ है।